हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ फ्रेंड्स। एंड गाइस, अब हम देखते हैं 141 से लेके फ्रेंड्स 150 तक के क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है 141, अ रिवर प्लांट is a medium option A is a medium head scheme, then option B generate power during a peak hours only, then option C is suitable only a perennial river, then D has a no pondage at all। अब फ्रेंड्स, रन ऑफ रिवर प्लांट में क्या होता है कि वो रन ऑफ रिवर प्लांट वहाँ पे ही बनाया होता है जहाँ पे हमारा पानी पूरी साल रहता है, यानी कि पानी सरप्लस में रहता है, वहीं हमारा रन ऑफ रिवर प्लांट बनता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मीडियम हेड स्कीम पे नहीं होगा और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सूट होगा इट्स सूटेबल ओनली ऑन अ पेरेनियल रिवर, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और रन ऑफ रिवर प्लांट में क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारा प्लांट होता है वो यानी कि वो प्लांट्स पानी से यानी कि वाटर में से विद्युत उत्पन्न करता है, यानी कि लाइक दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो वहाँ पे पानी सरप्लस में ही रहना चाहिए। तो हमारा जो रन ऑफ रिवर प्लांट होता है वो पेरेनियल रिवर पे सूटेबल होता है, यानी कि उसका 141 में आंसर सी इज़ अ राइट आंसर। देन 142, द नेट हेड under which the turbine reach its peak efficiency efficiency at synchronous speed is called। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ये स्पेलिंग के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो रही है, पर आप देख लेना थोड़ा, बराबर। तो सिंक्रोनियस स्पीड, ओके, सिंक्रोनियस स्पीड is called the design head, okay। Then next, the ratio of average load to the installed capacity of the plant whose reserve capacity is 0 will be equal to, उसमें ऑप्शन है लोड फैक्टर, हमारे ऑप्शन है लोड फैक्टर, प्लांट फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इसमें से और ऑप्शन डी है ए और बी बोथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे कि लोड फैक्टर क्या बोलते हैं, प्लांट फैक्टर क्या बोलते हैं। तो लोड फैक्टर इट इज़ अ डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ, ये लोड फैक्टर रेशियो किसका है, तो एवरेज लोड, ओके, एवरेज लोड बाय पिक लोड, ओके। तो ये पिक लोड और एवरेज लोड का रेशियो है, ओके फ्रेंड्स। तो एवरेज लोड और पिक लोड का जो रेशियो होता है उसे लोड फैक्टर बोलते हैं। अब क्या है, ये क्या होता है, over a certain period of the peak load occurring during the same time, if period chosen is 1 day, the load factor is known as a daily load and similarly annual load factor। तो 1 डे के लिए होता है तो वो उसे हम डेली लोड बोलते हैं, और ऐसे ही एनुअल के लिए होता है उसे हम एनुअल लोड फैक्टर बोलते हैं। ये दोनों चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद अब प्लांट फैक्टर में देखिएगा इज द रेशियो ऑफ एवरेज आउटपुट ऑफ द प्लांट टू द प्लांट कैपेसिटी देन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यानी कि ये किसके लिए है, एवरेज लोड एंड इंस्टॉल कैपेसिटी, ये दोनों का रेशियो है, ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, ओके। अब उसमें क्या होता है, एवरेज लोड और प्लांट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में क्या होता है, हम 10% ज़्यादा ले लेते हैं पिक लोड के लिए, तो उसमें हम 1.1 रख देते हैं। और क्या होता है, इफ़ वी टेक अ रिजर्व कैपेसिटी, इफ़ वी टेक अ रिजर्व कैपेसिटी एज द 10% ऑफ पिक लोड, हम 10% ज़्यादा ले लेते हैं पिक लोड से, तब क्या होता है, इफ़ रिजर्व कैपेसिटी जीरो लोड फैक्टर अ पर्टिकुलर डे, और हम ज़्यादा ले रहे 10%। अगर क्या होता है कि इफ़ रिजर्व कैपेसिटी इज जीरो लोड फैक्टर ऑन अ पर्टिकुलर डे, कैपेसिटी फैक्टर फॉर द डेट डे, तो हम जब 10 नहीं लेंगे, ज़ीरो लेंगे, तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर डे इक्वल टू हो जाएगा कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द डे के लिए, यानी कि एनुअल में चेंज आएगा पर इसमें चेंज नहीं आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि लोड फैक्टर और प्लांट फैक्टर ये दोनों में एक ही, यानी कि ये दोनों यूज़फुल होते हैं। ये जीरो के लिए लोड फैक्टर और प्लांट फैक्टर दोनों
आंसर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 144, उसमें क्या है हमारा, द हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम ऑपरेटिंग अंडर अ हेड ऑफ 80 मीटर विल बी क्लासिफाइड एज अ। तो फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम में 80 मीटर का हेड होता है, 80 मीटर का, तो वो किस में क्लासिफाइड होगा। तो आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे लो हेड होता है वो अप टू 15 मीटर के लिए होता है, मीडियम होता है वो 15 से लेके 60 तक का होता है, और हाई होता है वो 60 से ज़्यादा का होता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 80 मीटर का हेड है, तो वो किस में इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड होगा हमारा हाई हेड में। अभी मैंने वो लिखा भी है, तो आपको आगे भी देखने मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लो हेड स्कीम रन ऑफ रिवर स्कीम के लिए एसेंशियल होती है, यानी कि उसमें यूज़फुल होती है हमारी लो हेड, जो अभी हमने बात की थी ये। तो ये लो हेड वाली स्कीम है जो रन ऑफ रिवर स्कीम पे यूज़फुल होती है। और अगेन हम रिवीजन पे तौर पे देख लेते हैं वो कौन सी रिवर में यूज़फुल होती है। तो पेरेनियल हो, यानी कि जो 12 महीने पानी रहता है वैसी रिवर में होती है। उसके बाद मिड हेड स्कीम में 15 से लेकर 16 मीटर तक का हेड रहता है, और हाई हेड में 16 से अबव का हेड रहता है। और उसके बाद हाइटोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसके हाइटोग्राफ किसे बोलते हैं, तो वो किसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो डिस्चार्ज वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ टाइम, सॉरी रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब ये होता है, ये टाइम वाई एक्सिस पे रहता है और डिस्चार्ज एक्स एक्सिस पे रहता है। ओके, अब क्या होता है, सॉरी टाइम एक्स एक्सिस पे रहता है और डिस्चार्ज वाई एक्सिस पे रहता है। ओके, उसी तरह रेनफॉल की इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, यानी कि रेनफॉल की इंटेंसिटी है वर्सेस टाइम का इक्वेशन ग्राफ बनता है, उसे हम हाइटोग्राफ बोलते हैं। और दूसरा रेनफॉल डेप्थ एंड टाइम और रेनफॉल इंटरवल के लिए, देन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम और हाइड्रोग्राफ के लिए कम्युनिटी रेनफॉल ऑफ द टाइम, वो मास कर्व के लिए। तो यहाँ पे मैंने सभी के आपको आंसर बता दिए कौन सा किसका मैचिंग है, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। अभी हाइड्रोग्राफ को अभी आगे उसका क्वेश्चन आएगा, तो उसमें थोड़ा डीप में आपको पता चलेगा कि हाइड्रोग्राफ में क्या उसके बेनिफिट रहते हैं। तो ये हाइटोग्राफ बोला है। हाइड्रोग्राफ में क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों में एक ही डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, हाइटो एंड हाइड्रो। ओके, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम है, और यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम है। ये दोनों चीज़, यहाँ पे डिस्चार्ज है और यहाँ पे रेनफॉल की इंटेंसिटी है, वो दोनों डिफरेंट रहता है बस सिर्फ। यहाँ पे मैंने बताया कि हाइटोग्राफ इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम। देन हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ फ्लो वर्सेस टाइम, एंड मास कर्व इज प्लॉट ऑफ अक्यूमुलेटेड रेनफॉल अगेंस्ट टाइम। ओके, उसके बाद वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, ये क्या चीज़ होती है। अब फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल क्या होता है। तो हम पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल क्या चीज़ है। तो लार्जेस्ट इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, जैसे कि वो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल लार्जेस्ट होता है तो हाई रेनफॉल होता है तब। देन वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल लार्जेस्ट इन कोस्टल एरिया, देन वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज द लार्जेस्ट इन अ रीजन ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। अब मैं बता देता हूँ लार्जेस्ट रीजन में क्या होता है फ्रेंड्स कि 200 सेंटीमीटर पर एन्यूअल, जहाँ रेनफॉल इतना गिरता है वो हाई रेनफॉल जोन बोलते हैं उसको। देन कोस्टल जोन में कांस्टेंट बारिश रहती है, और
जिस एरिया में 15 सेंटीमीटर से कम बारिश रहती है उस एरिया को हम स्कैंटी रेनफॉल बोलते हैं, यानी कि कम बारिश वाला एरिया। अब क्या होता है, अब आपको बता देता हूँ वेरिएबिलिटी कहाँ जनरेट होती है। तो वेरिएबिलिटी फ्रेंड्स वहाँ जनरेट होती है जहाँ कम बारिश होती है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ उसके एरिया में बहुत ही बदलाव नहीं होगी, बहुत ही वेरिएबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा ही है ऑलरेडी। पर जहाँ कम बारिश है वहाँ की, जैसे कि एक पोर्शन में ज़्यादा बारिश थोड़ी ज़्यादा है और एक एरिया में थोड़ी है ही नहीं बारिश, तो वहाँ पे वेरिएबिलिटी का लेवल थोड़ा ज़्यादा दिखने मिलेगा। इस तरह स्कैंटी रेनफॉल जो एरिया है वहाँ पे हमें वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ज़्यादा देखने मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी। ओके, देन यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वेरिएबिलिटी क्या होती है, किस रीजन में ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डीप में ले जाता हूँ। तो वेरिएबिलिटी रीजन ऑफ हाई रेनफॉल यानी कि 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर हम रेनफॉल तो फ्रेंड्स किस में नापते, तो में नापते। तो 2000 से ज़्यादा जहाँ पे बारिश गिरती है पर सीजन में, वो एरिया को हम हाई रेनफॉल एरिया बोलते हैं। देन रीजन ऑफ स्कैंटी रेनफॉल के जहाँ पे 500 से कम बारिश होती है तो उस एरिया को हम स्कैंटी रेनफॉल बोलते हैं। और वेरिएबिलिटी कहाँ पे हाई रहती है, स्कैंटी रेनफॉल में वेरिएबिलिटी हाई रहती है। अब बताओ कि रेनफॉल अवेलेबिलिटी डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। रेनफॉल की अवेलेबिलिटी दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एरिया वेरिएबिलिटी और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी। एरिया वेरिएबिलिटी यानी मीन्स कि समझो कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे टाइम कांस्टेंट रहता है। अब समझो कि यहाँ पे एरिया में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रेनफॉल की वेरिएबिलिटी होती है यहाँ पे। जैसे कि एक एरिया में ज़्यादा बारिश है दूसरे में कम है, इस तरह की जो वेरिएबिलिटी होती है एरियल वेरिएबिलिटी होती है। और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी में क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया है और वो पर्टिकुलर टाइम में जो वेरिएशन आता है उस वेरिएबिलिटी को हम टेम्पोरल वेरिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। उसके बाद तो यहाँ पे आंसर हमारा 146 में आंसर हमारा सी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट 147 इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अडोप्टेड एज अ स्टैंडर्ड रेन गेज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। फ्रेंड्स यहाँ पे रिकॉर्डिंग रेन गेज बोला है और स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज में आपको मैं बता दूँ कि जो वेइंग बकेट है वही स्टैंडर्ड नेचुरल साइफॉन है, वही स्टैंडर्ड रेन गेज में यूज़ होता है। क्योंकि ये सीमोन है ना फ्रेंड्स, ये नॉन रिकॉर्डिंग है। तो नॉन रिकॉर्डिंग की जब बात करते हैं तो ये साइमन यानी सीमोन साइमन, हाँ हर जगह अलग अलग वर्ड्स का यूज़ होता है, यानी साइमन रेन गेज का यूज़ होता है। और स्टैंडर्ड रेन गेज के तौर पे रिकॉर्डिंग गेज में हमारा नेचुरल साइफन टाइप का रेन गेज यूज़ होता है। यानी कि सी इज़ अ राइट आंसर फॉर 147 में सी इज़ अ राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है कि नॉन रिकॉर्डिंग में साइमन रेन गेज, आरजी का मतलब रेन गेज, देन रिकॉर्डिंग रेन गेज में वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट, फ्लोटिंग टाइप एंड साइमन रेन गेज। ओके, देन नेक्स्ट द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू वन डे स्टॉर्म ओवर एन एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर is 100 mm. Depth and area duration. DAD curve indicate that same area 100 kilometer square. The maximum average depth of the water 3 hour for 3 hour storm will be. अब एक आपको सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जैसे कि ये पूरा एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर का। ओके, वहाँ पे 100 mm बारिश गिरती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर बारिश गिरती है पर डे, यानी कि 24 घंटे में। ओके, और डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व इंडिकेटेड सेम एरिया इज 100 किलोमीटर स्क्वायर, द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ 3 आवर। तो क्या है फ्रेंड्स कि ये जो बारिश है ये पर डे की है जो 100 सेंटीमीटर गिरती है 24 घंटे में 100 mm है।
ओके 100 mm यहाँ पे। तो 3 घंटे में सेम एरिया में कितनी डेप्थ वाटर की डेप्थ रहेगी, कितनी डेप्थ वाली बारिश गिरेगी। तो आपको बता देता हूँ कि जो 24 घंटे में गिरी वो सबसे ज़्यादा है, उससे तो कम ही गिरेगी। दैट मीन्स लेस देन 100 mm, क्योंकि 24 घंटे में 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो बारिश गिरती है सेम एरिया सेम डेप्थ पे फ्रेंड्स हावर्स कम कर दिए सेम सिर्फ इन्होंने, क्योंकि वो आपका कॉमन सेंस है कि वो जो कम हावर्स होते हैं तो बारिश भी कम ही गिरती, तो लेस देन 100 mm। अब हम उसके ग्राफ को भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे किलोमीटर वाइज है और यहाँ पे ईयर टाइम से ईयर मीन्स हावर में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि 1 हावर है तो इसकी डेप्थ कम है, 6 हावर है तो उसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है, 12 हावर है तो इसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है, और 18 हावर्स है तो इसकी डेप्थ थोड़ी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 हावर। तो यहाँ पे जैसे जैसे घंटे ज़्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी डेप्थ ज़्यादा होती जाएगी। तो 3 आवर की कंपैरिजन में 24 आवर की डेप्थ ज़्यादा होगी, इसलिए 100 सेंटीमीटर से कम ही डेप्थ होगी यहाँ पे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 149, द मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ 300 mm in 24 hours has a written period of 100 years. The probability of 24 hours rainfall equal to or greater than a 300 mm occurring at the least once in 10 years is। तो अब क्या है, इसमें सिंपल चीज़ है कि ये रिटर्न पीरियड फ्रेंड्स 100 दिया ना, 100 ईयर दिया, तो दैट मीन्स 300 mm वाली बारिश 24 घंटे में 100 ईयर्स में एक बार होती है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये 10 साल में एक बार होने की संभावना कितनी है, ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एक इक्वेशन रहता है फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी का 1 माइनस क्यू बाई एन, दैट मीन्स 1 माइनस क्यू, अब क्यू का क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी रहता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्यू की जगह पे 1 माइनस पी और एन तो एन रख दिया। उसके बाद पी की वैल्यू क्या होती है, 1/t रहती है, तो उसके बाद पी की जगह पे 1/t हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी 1 इज 100 टाइम 100 है हमारा रिटर्न पीरियड, तो हमारा वैल्यू आई 1 माइनस 0.99 एन इज इक्वल टू 10 ईयर। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आंसर हमारा बनेगा 1 माइनस 0.99 बी इज अ राइट आंसर। देन द मोस्ट suitable chemical which can apply to water surface of reducing evaporation। यहाँ पे इवापोरेशन यानी कि गुजराती में बोलते हैं बाष्पीभवन। बाष्पीभवन कम करने के लिए हम तालाब में और कोई भी वाटर सरफेस है वहाँ उस पर बाष्पीभवन हम यानी कि इवापोरेशन हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं, उससे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो हम रिड्यूस करने के लिए सेटाइल अल्कोहल और स्टेराइल अल्कोहल, ये दोनों चीज़ होती है। स्टेराइल कई बार एग्जाम में आ जाता है, दोनों ही होते हैं, कई बार एक ही होता है। तो स्टेराइल और सेटाइल अल्कोहल ये दोनों का यूज़ होता है। सेटाइल ओके, वो क्या होती है कि वो ऊपर की सरफेस पे हम डाल देते हैं तो उससे इवापोरेशन कम हो जाता है, वो पूरा फैल जाता है। तो उससे हम अब कौन से फैक्टर होते हैं इवापोरेशन के लिए, जो नेचुरल इवापोरेशन के लिए कौन से फैक्टर इम्पोर्टेंस रहते हैं, तो टेम्परेचर इम्पोर्टेंस रहता है, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी इम्पोर्टेंस रहता है, विंड वेलोसिटी और सनसाइन नेचुरल सनसाइन इम्पोर्टेंट रहता है। अब क्या है, स्टेराइल और सेटाइल और स्टेराइल अल्कोहल वो दोनों का यूज़ हम इवापोरेशन को रिड्यूस करने में करते हैं और 30% से ज़्यादा 30% तक हम इवापोरेशन रिड्यूस कर सकते हैं जब भी हम स्टेराइल और सेटाइल दोनों का साथ में यूज़ करते हैं। तब अकेले स्टेराइल का करेंगे तो 27% हम रिड्यूस कर सकते हैं इवापोरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है, आपको क्वेश्चन का अच्छे से मैंने सॉल्व करवाया है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाने के ट्राई किया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, और मेरी चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।